30 जुलाई 1945 को रात के वक्त पैसिफिक ओशन में यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज डूब रहा था। जहाज पर कुल 1197 लोग सवार थे, जिसमें से 300 लोग तो डूबकर मर गए, लेकिन बाकी तकरीबन 880 लोग जो बचे थे उनके साथ कुछ खौफनाक होने वाला था। चारों तरफ खून भीग गया था, जिसकी वजह से वहां टाइगर और वाइट टिप शार्क्स आ गए थे और वो उन 880 लोगों को एक एक करके समंदर में खींचने लगे। इसी दौरान कुछ लोग ठंड की वजह से मर रहे थे तो कुछ का जिस्म पानी में गल रहा था और उन्हें अजीब अजीब चीजें नजर आने लगी थी। यूएसएस इंडियानापोलिस के एक सर्वाइवर एडगर हेरल ने बताया था कि उन्हें आज भी अपने दोस्तों की वो चीखें याद है जब शार्क्स उन्हें नीचे खींच कर ले जाती थी। लेकिन असल सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इतना बड़ा और एडवांस किस्म का जहाज आखिर डूबा कैसे, और डूबने के बाद अगले 4 दिनों तक यूएस नेवी को इस बात की खबर क्यों नहीं मिली। क्यों अमेरिका ने अपने ही 900 जवानों को समंदर में मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या है इसके पीछे की सच्चाई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जहाज यूएसएस इंडियानापोलिस था, जो यूएस नेवी का एक हेवी क्रूजर था जिसकी लंबाई 610 फीट थी, यानी तकरीबन 2 फुटबॉल फील्ड्स, और इस शिप पर बड़ी बड़ी गन्स भी लगी थी और ये इतना पावरफुल था कि बगैर रिफ्यूलिंग के ये 24,000 किलोमीटर तक चल सकता था, जो करीब पूरी दुनिया का आधा चक्कर बनता है। असली कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 1945 में, जब जर्मनी जंग हार चुका था लेकिन जापान पीछे हटने को तैयार नहीं था। जंग को जल्दी ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला एटॉमिक बम बना लिया था, और इसी एटॉमिक बम को अपनी जगह पहुंचाने के लिए इस जहाज यानी यूएसएस इंडियानापोलिस को चुना गया। जहाज के कैप्टन चार्ल्स मैकवे थे और उन्हें टॉप सीक्रेट ऑर्डर्स मिलते हैं। सैन फ्रांसिस्को के एक पोर्ट पर जहाज पर 2 बड़े बड़े वुडन बॉक्सेस लोड किए जाते हैं और इनकी सिक्योरिटी के लिए हर वक्त आर्म्ड गार्ड्स खड़े रहते हैं, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि उन बॉक्सेस के अंदर क्या है, यहाँ तक कि इस जहाज के कैप्टन को भी नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि उन बॉक्सेस में यूरेनियम 235 था, जिसे टीनियन आइलैंड ले जाकर इसे एटॉमिक बम में फिट करके जापान पर लिटिल बॉय की शक्ल में गिराने का प्लान बनाया गया था। और इन्हें एक ऑर्डर दिया गया था कि अगर कोई मसला पेश आए तो इस कोर को किसी के हाथ लगने से पहले ही समंदर में डुबा दो। तो ये जहाज अपना सफ़र शुरू करता है सैन फ्रांसिस्को से टीनियन आइलैंड तक का। ये सफ़र सिर्फ 10 दिनों में पूरा कर लेता है और 26 जुलाई 1945 को वो वुडन बॉक्सेस सेफली डिलीवर कर दिए जाते हैं। लेकिन इस कहानी का असल ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है, जब इन्हें टीनियन आइलैंड से गुआम और गुआम से फिलीपींस की तरफ बढ़ने का ऑर्डर मिला, ताकि फिलीपींस पहुंचकर ये अगले मिशन के लिए बाकी अमेरिकन फ्लीट्स को ज्वाइन करें। इस सफ़र पर रवाना होने से पहले कैप्टन मैकवे ने नेवी कमांड से रिक्वेस्ट की कि उन्हें दुश्मन की सबमरीन से बचने के लिए एक डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट दिया जाए। जिन्हें डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट का पता नहीं, उन्हें मैं बताता चलूं कि डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट एक छोटा सा जंगी जहाज होता है जो समंदर में बड़े जहाज़ों की हिफाजत के लिए उनके साथ चलता है, लेकिन इन्हें डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट देने से मना कर दिया गया, ये कहकर कि ये रास्ता बिल्कुल सेफ है और वहाँ कोई जापानी सबमरीन नहीं है। 27 जुलाई को ये जहाज गुआम पहुंची, जहां क्रू ने रेस्ट किया और जहाज में कुछ सामान लोड किया गया, और उसी दिन वो गुआम से फिलीपींस के लिए निकल पड़े। 29 जुलाई सफ़र का तीसरा दिन था। सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें लगा कि खतरा बिल्कुल ज़ीरो है, इसलिए कैप्टन ने जहाज़ को जिग-जैग चलाने के बजाय सीधा चलाने का हुक्म दिया। लेकिन उसी रास्ते पर एक जापानी सबमरीन I-58 निशाना लगाए बैठी थी, जिसका कमांडर मित्सुओ हाशिमोटो था। रात के 12 बजे के करीब यूएसएस इंडियानापोलिस पर पहला अटैक किया जाता है, जिससे पूरा जहाज कांप उठता है। जहाज में मौजूद लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया जाता
और कुछ सेकंड्स बाद दूसरा टर्बीडो जहाज के बिल्कुल बीच में फ्यूल टैंक के पास लगता है। जहाज की बिजली चली जाती है, हर तरफ अंधेरा और आग थी और समंदर का पानी बहुत तेजी से अंदर घुस रहा था। कैप्टन मैकवे के हुक्म पर रेडियो ऑपरेटर्स ने अपनी जान पर खेल कर 3 बार इमरजेंसी सिग्नल भेजे। सिर्फ 12 मिनट्स में जहाज के 2 टुकड़े हो गए और वो समंदर में 18,000 फीट नीचे डूब गया, जिसमें 300 लोग तो डूब गए, लेकिन बचे तकरीबन 880 लोगों को ये उम्मीद थी कि सुबह होते ही उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन आखिरकार क्या वजह बनी कि SOS सिग्नल भेजने के बाद भी उन्हें कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। USS इंडियानापोलिस के भेजे गए इमरजेंसी सिग्नल्स 3 अलग अलग US नेवी बेसेस ने रिसीव किए थे, लेकिन तीनों बेसेस ने इसे इग्नोर किया। किसी ने सोचा ये जापान का ट्रैप है तो किसी ने इसे गलत रिपोर्ट समझकर छोड़ दिया। लेकिन जब जहाज अपनी फिक्स डेट 31 जुलाई को फिलीपींस नहीं पहुंचा तो तब भी चेक नहीं किया गया कि आखिरकार जहाज क्यों नहीं पहुंचा। यहाँ से शुरुआत होती है सर्वाइवल की। समंदर में जब पहली सुबह हुई तो सूरज बहुत ही तेज था, जिससे समंदर में मौजूद सर्वाइवर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी इसका कोई हल निकाला ही नहीं था कि दूसरी मुसीबत यानी कि शार्क्स आ गए थे, और शार्क्स की आने की वजह थी धमाके और खून की स्मेल। शुरू में सर्वाइवर्स को लगा कि ये शार्क्स बस डेड बॉडीज को खाने आए हैं, लेकिन शार्क्स ने उन पर भी हमला शुरू कर दिया और एक एक को जिंदा खाने लगे। इसके अलावा जो बचे थे उनकी मौत की वजह समंदर का नमकीन पानी बनी, क्योंकि इंतहाई प्यास की वजह से कुछ ने समंदर का नमकीन पानी पी लिया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वो बचा कुचा पानी भी खत्म हो गया। हेलुसिनेशन होने लगी थी, उन्हें अपने दोस्त में जापानीज दुश्मन नजर आने लगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ही पानी में डुबाने लगे, और इन सब के बीच 4 दिन गुजर गए और जो बचे थे उनको जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। 2 अगस्त 1945 एक पायलट थे जिनका नाम था चक वेन। वो अपने एक पेट्रोल रूटीन पर थे। वो जब अपने प्लेन का एंटीना ठीक करने के लिए नीचे झुके तो उन्हें समंदर में कुछ लोग जिंदगी की भीख मांगते हुए दिखे। उन्होंने फौरन अपने बेस पर खबर भेजी और वहां से लोगों को बचाने के लिए एक बड़ा प्लेन भेजा, और वो प्लेन PBV कैटलिना फ्लाइंग बोट था, यानी पानी पर लैंड करने वाला। और इस दूसरे प्लेन के पायलट थे एड्रियन मार्क्स। इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि यही थे जिसने इन सर्वाइवर्स की सबसे ज्यादा मदद की। एड्रियन मार्क्स अपने प्लेन के साथ समंदर पहुंच गया, लेकिन उन्हें ऑर्डर ये दिया गया था कि आपने ऊपर से लाइफ राफ्ट्स यानी हिफाजती कश्तियाँ और खाना नीचे फेंकना है और प्लेन को लैंड नहीं करना, क्योंकि समंदर की लहरें बहुत ऊंची थी और प्लेन तबाह हो सकता है। लेकिन एड्रियन ने जब शार्क्स देखी तो उन्होंने ऑर्डर्स तोड़ दिए और प्लेन को पानी में लैंड करवाया और सर्वाइवर्स को प्लेन में बिठा दिया। और जब प्लेन में जगह ख़त्म हुई तो बाकियों को रस्सी की मदद से विंग्स पर बांध दिया, लेकिन वेट ज़्यादा होने की वजह से प्लेन उड़ नहीं पा रहा था। मगर उन्होंने बेस को कोऑर्डिनेट्स भेजे और एक US नेवी शिप्स इन्हें बचाने आ गई। 1197 में से सिर्फ 316 लोग जिंदा बच गए थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये सब होने के बाद जब इस तबाही की जिम्मेदारी की बात आई तो नेवी ने अपनी गलती छुपाने के लिए कैप्टन मैकवे को जिम्मेदार ठहरा दिया और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने जहाज़ को ज़िगज़ैग क्यों नहीं चलाया, जबकि जापानी सबमरीन के कमांडर जिसने ये हमला किया था उन्होंने खुद बताया कि अगर जहाज़ ज़िगज़ैग भी चल रहा होता तो तब भी मेरा टर्बीडो इसे लगता। लेकिन इन सब के बावजूद भी कैप्टन मैकवे को इस सब का जिम्मेदार ठहराया और इन सब की वजह से कैप्टन मैकवे ने 6 नवंबर 1968 को एक रिवॉल्वर से अपनी जान ले ली। लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सालों बाद 1996 यानी मैकवे की डेथ के 28 साल बाद एक 12 साल के बच्चे हंटर स्कॉट ने एक प्रोजेक्ट के लिए इस केस पर रिसर्च शुरू की और इसने 150 से ज़्यादा सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज़ लिए और कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकाले, जिससे ये बात पता चली कि US नेवी को पहले से पता था कि वहाँ दुश्मन की सबमरीन मौजूद है,
لیکن پھر بھی کیپٹن میکوے کو وارننگ نہیں دی گئی تھی۔ یہ بات US کانگریس تک گئی اور سال 2000 میں US پریزیڈنٹ اور کورٹ نے کیپٹن میکوے کو بے گناہ قرار دے دیا۔ اور آخر کار یہ جہاز دنیا کے سامنے تب آیا جب 19 اگست 2016 کو مائیکروسافٹ کے کو فاؤنڈر پال ایلن اور ان کی ٹیم نے فلپائن سی کے قریب 18,000 فیٹ کے گہرائی میں اس جہاز کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا، جسے آپ اس کے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ اس کے بعد ایک اور شاندار ویڈیو آنے والی ہے۔